हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, ग्रेट पाठशाला चैनल की ओर से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी करा रहा हूँ और ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन एग्जामों में आपसे पॉलिटी कहने का मतलब ये है कि जीएस वाले सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी एग्जामों के लिए आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज की कक्षा में अपना पॉलिटी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं और इसकी जो शुरुआत है वो आपके लिए पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को, तो वो क्या करेंगे, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि जिसके लिए क्या है 22 जनवरी 1947 के लिए संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आगे चलकर इसी में क्या है संशोधन करने के बाद में यही आपका प्रस्तावना का रूप धारण करता है। तो आखिर हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसके उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से हमारी व्यवस्था करता है, इन सभी की जो व्याख्या है वो हमारी किस में कर दी जाएगी, प्रस्तावना में कर दी जाएगी। तो आपके सामने ये प्रस्तावना लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपके लिए याद करने की ज़रूरत है। वैसे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग कभी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें क्या है, इसके जो शब्द हैं इनके लिए सही क्रम में अरेंज करा लेता है। तो आपके लिए भारत की जो प्रस्तावना है, इसका जो पूरा मैटर है, इसके लिए आपके लिए याद होना चाहिए। फिर भी मैंने आप लोगों के सामने लिख एक पेज की पीडीएफ बनाई है और उसमें आपके सामने प्रस्तावना लिखी हुई है, तो इसके आप लोग जान सकते हैं। प्रस्तावना की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें कि प्रस्तावना है जो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना में क्या दे रखा है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप लोग कहेंगे 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात की जाएगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो ये आपके सामने क्या है, आपकी जो प्रस्तावना है इसका कथन लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना का ये जो कथन है ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसके लिए आप लोग जैसे करके याद कर सकते हैं, आप लोग ये याद कर सकते हैं। बाकी अब जो मेन मोटिव है वो हमारा इसका समझने का कार्य है कि आखिर ये जो प्रस्तावना है वो हमें किसके बारे में बताती है। अब एक एक करके इसमें जो शब्द दे रखे हैं इनके लोग हम लोग क्या है मतलब की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो प्रस्तावना है इसकी जो शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हो रही है। तो आप लोग कहेंगे कि भारत की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत हो रही है हम भारत के लोग। तो आकर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में जो शब्द दे रखा है हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा प्रस्तावना में हम लोगों ने कितने बार संशोधन किए हैं, प्रस्तावना के लिए लाया किसके द्वारा गया है, प्रस्तावना का जो विचार है वो कौन से देश से लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपकी किस देश से ली गई। तो इन सभी जो आपके फैक्ट हैं, जो आपके किस प्रकार से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इन सभी के लिए हम लोग क्या है कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। कक्षा में हम लोग करने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग प्रियम्बल के लिए एक बार दोबारा से बोल दे रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके अलावा आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना का आपका क्या है कथन हो गया। अब आखिर हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में जो आपके शब्द दे रखे हैं इन सभी के जो मतलब हैं वो आपके क्या रहते हैं। आइए देखते हैं।
आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोग क्या है प्रस्तावना की बात करें, अपनी अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा कि जो आपकी प्रस्तावना है, आपकी जो प्रस्तावना है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्या रहेगा। तो प्रस्तावना के लिए हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में आपसे बात की जाए कि जो प्रस्तावना है वो आपकी क्या होती है, प्रीएम्बल आपकी कहलाती है। अब प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना का जो इतिहास है वो आपका था क्या। तो आप लोग कहेंगे कि आपके लिए पता है कि अगर हम लोग बात करें संविधान सभा की, संविधान सभा की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि संविधान सभा की जो तीसरी वाली बैठक होगी 13 दिसंबर 1946, तो इस तिथि को क्या होगा कि जो आपके पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं भारत के पहले पीटी नेहरू, ये संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसके लिए बोला जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। अब संविधान सभा में अगर कोई प्रस्ताव आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन वो लाया जाएगा उसी दिन उसके लिए लागू कर दिया जाए। तो ये लाया जाता है, कुछ दिन तक इस पर क्या है विचार विमर्श किया जाता है और फाइनली 22 जनवरी 1947 के लिए इसके लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आगे चलकर यही हमारी क्या है प्रस्तावना कहलाएगी। तो आप लोग कहेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पीटू नेहरू के द्वारा आपका कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और इसके लिए फाइनली कब, तो आप लोग कहेंगे इसके लिए फाइनली कब, तो इसके लिए फाइनली 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 के लिए संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, संविधान सभा में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, आगे चलकर यही हमारी कहलाएगी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में आप बेसिक जान चुके कि प्रस्तावना है जो आपका, प्रस्तावना का जो मूल रूप था इसके लिए लेकर कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कौन सी वाली बैठक में लेके आए, तो तीसरी वाली बैठक में। इसके लिए संविधान सभा के द्वारा कब एक्सेप्ट करा जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा इसके लिए 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब अगला जो फैक्ट है वो हमारा ये बनता है कि आखिर ये जो प्रस्तावना है इसका जो विचार है इसके लिए हम लोगों ने कौन से देश के संविधान से लिया है। तो आपके लिए ध्यान रखना है, प्रस्तावना में दो बातें आपके लिए ध्यान रखनी है, एक तो इसके विचार की बात आएगी, दूसरी इसकी भाषा पूछेगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका यूएसए के संविधान से आया है। अगर हम लोग बात करें कि प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ के संविधान से आया है, तो हम लोग कहेंगे यूएसए के संविधान से। और अगर भाषा की बात की जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है इसके लिए हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आप लोग कहेंगे प्रस्तावना की जो भाषा है इसके लिए यूएसए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग अगर बात करें प्रस्तावना का विचार, आउट जो है प्रस्तावना का, तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अगर हम लोग बात करें भाषा, प्रस्तावना की आपकी जो भाषा है वो आपकी किस देश से ली गई, तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना की भाषा के लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आखिर ये जो प्रस्तावना है इसके लिए लोगों के द्वारा क्या कहा गया है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा के.एम. मुंशी। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, दोनों ध्यान रखने हैं। के.एम. मुंशी, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी हैं, इनके द्वारा जो प्रस्तावना है इसके लिए क्या कहा गया है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि संविधान की जो जन्म पत्री है या फिर संविधान की राजनीतिक जो पत्री है वो किसके लिए कहा गया है, तो आप लोग कहेंगे प्रस्तावना के लिए कहा गया है। तो आपके जो के.एम. मुंशी हो गए, इनके द्वारा ये जो आपकी प्रस्तावना है इसके लिए क्या नाम दिया गया है, तो प्रस्तावना का नाम दिया गया है संविधान की राजनीतिक पत्री या फिर जन्म कुंडली, राजनीतिक पत्री या फिर इसके लिए बोल दिया जाता है संविधान की जन्म कुंडली। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो आपके कौन हो गए, आपके जो के.एम. मुंशी हो गए, इनके द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है इसके लिए क्या नाम दिया गया है, संविधान की राजनीतिक पत्री या फिर जन्म कुंडली नाम दिया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, ये भी आपके लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका क्या रहता है, आप लोगों ने एक नाम शायद सुना होगा, ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास आपके वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो आपकी प्रस्तावना है इसके लिए संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए संविधान की मूल आत्मा, तो आपके लिए सीधे सीधे जवाब देना है आर्टिकल 32
और आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। लेकिन आपसे अगर बोल दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जैसे हमारा पूरा शरीर है वैसे ही हमारा संविधान है, और इसका जो उद्देश्य है वो कौन बताएगा, हमारी आत्मा बताती है। इसी प्रकार जो संविधान है इसका जो उद्देश्य है वो आपकी क्या बताएगी, प्रस्तावना। और प्रस्तावना के लिए संविधान की जो आत्मा है वो किसके द्वारा कहा गया है, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है। तो आप लोग कहेंगे कि जो ठाकुर भार्गव दास हैं, ठाकुर भार्गव दास हैं, भार्गव दास, इनके द्वारा प्रस्तावना के लिए संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में बेसिक सी नॉलेज जानकारी ली है। वो आपकी बेसिक सी नॉलेज क्या हो गई, सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि प्रस्तावना जो है, ये जो प्रस्तावना है वो किस पे आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। उद्देश्य प्रस्ताव के लिए संविधान सभा में कौन लेकर आते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर आएंगे, तो संविधान सभा की तीसरी वाली बैठक 13 दिसंबर 1946 के लिए। इसको एक्सेप्ट कब किया जाएगा, तो आप लोग कहेंगे इसके लिए एक्सेप्ट किया जाएगा 22 जनवरी 1947 के लिए। प्रस्तावना का जो विचार है वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आप लोग कहेंगे प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाषा इसकी कहां से ली गई, तो आप लोग कहेंगे भाषा इसकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा प्रस्तावना के लिए क्या कुछ अन्य नाम दिए गए, तो बिल्कुल दिए गए हैं। आपके जो के.एम. मुंशी हो गए, आप लोगों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ा होगा 1956, ठीक है। इससे पहले आपका फजल अली आयोग था, उसमें भी आपके एक सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे, इसके अलावा एक फजल अली थे, इसके अलावा आपके तीसरे सदस्य थे के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने जो संविधान की प्रस्तावना है इसके लिए क्या कहा है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसके लिए राजनीतिक पत्री या जन्म कुंडली, संविधान की राजनीतिक पत्री या जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया है, के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। जिस प्रकार से हमारा शरीर है और इसका जो उद्देश्य निर्धारण है वो कौन करती है, आत्मा करती है, कि हमें क्या प्राप्त करना है या फिर क्या प्राप्त नहीं करना है हमारे शरीर के लिए। उसी प्रकार हमारे संविधान की जो प्राप्ति है उसका उद्देश्य क्या होगा, तो इस बात का भी निर्धारण कौन करती है, संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा के लिए क्या बोल दिया गया है, संविधान की आत्मा के लिए बोला है क्या, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। तो पूछा जाएगा जो प्रस्तावना है इसके लिए संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप लोग कहेंगे संविधान की जो आत्मा है प्रस्तावना के लिए किसके द्वारा क्या है, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब हमारी जो प्रस्तावना में कुछ शब्द दे रखे हैं, हमारी प्रस्तावना में कुछ क्या है, शब्द दे रखे हैं। इन सभी शब्दों के मतलब आपके क्या होंगे, तो आप लोग के सामने पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है एक नाम, हम भारत के लोग। आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान की जो शुरुआत है, सॉरी संविधान की नहीं, अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहां से होती है, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो आपकी कहां से होती है, तो आप लोग जैसे ही प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही आप लोग बोलते हैं हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो आपकी किस शब्द से होती है, हम भारत के लोग। तो पहला पॉइंट आपके लिए यही ध्यान रखना है कि प्रस्तावना का जो शुरुआती वर्ड है, ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना की जो आपकी शुरुआत है वो आपकी कहां से होगी, तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो आपकी होगी हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। अब एक एक शब्द इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आपके लिए अर्थ पता होने चाहिए कि जो प्रस्तावना दे रखी है, भाषा इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन शब्दों का अर्थ आपके लिए पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है वो इन्हीं शब्दों में से पूछता है। हम भारत के लोगों का मतलब क्या है, हम भारत के लोगों का मतलब है कि हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे क्या है, खुद के कानून बनाए जाएंगे, और इसके जो कानून है इसको समाहित कर लिया कहां पे जाएगा, संविधान में। इसका मतलब यही हुआ कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है, संविधान के लिए जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त होती है, तो संविधान बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया, भारत की जनता द्वारा। भारत की जनता ने संविधान सभा में सदस्यों के लिए चुना, उन सदस्यों ने क्या करा, संविधान सभा में संविधान का निर्माण कराया, देखा कि हम लोग के लिए कौन कौन से नियम और कानून की क्या है, जरूरत है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहां से होगी, हम भारत के लोगों से। इसका मतलब संविधान की जो संपूर्ण शक्ति है वो किसके हाथ में है, भारत की जनता के हाथों में निहित है। भारत की जो जनता उसके लिए कौन कौन से कानून चाहिए, इन सभी का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में किया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान की जो भारत के संविधान के लिए जो शक्ति है, पावर है, वो किससे प्राप्त होती है, भारत की जनता से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें जो नियम और कायदों का उल्लेख किया गया है ये आपके किसके लिए, भारत के व्यक्तियों के लिए है, जो भारत के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा
कि इसमें और कुछ शब्द आ रहे हैं। एक तो आपका शब्द आ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द आया है इसका मतलब क्या है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में एक शब्द आया है जिसका नाम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, तो सीधे इसके लिए हम लोग बोलते हैं संप्रभु, अंग्रेजी में इसके लिए बोलते हैं सॉवरेंटी। तो पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु एक शब्द आया है जिसका मतलब आपका क्या होता है। पहले तो आपके लिए पता होगा हम लोग ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के क्या है, गुलाम है, अंग्रेजों के गुलाम है। तो हमारे जो आंतरिक मैटर है, इंटरनल जो मैटर है, आंतरिक जो मामले हैं, इसके अलावा बाहरी जो मामले हैं, इनमें निर्णय लेने के लिए कौन है, अंग्रेज ही अगर अंग्रेजों की बात करें तो निर्णय कौन लेते हैं, अंग्रेज सरकार ले रही है। लेकिन जब हम लोग भारत गणतंत्र हो जाएगा 26 जनवरी 1950 और उसके बाद में कहा जाएगा कि हमारे देश में कोई सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, हम लोग क्या है, सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपने भारत के इंटरनल जो मैटर हैं, आंतरिक जो मामले हैं, भारत में अगर किन्हीं दो राज्यों के मध्य में विवाद हो रहा है, बहुत सारे राज्यों के मध्य में विवाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है विवादों को सुलझाने के लिए हम लोगों के लिए किसी दूसरे देश की सहायता लेनी होगी, नहीं, हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि भारत के अगर इंटरनल मैटर्स हैं तो उनके लिए हम लोग आपस में निपटा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे किसी दूसरे देश के साथ में क्या है, कोई विवाद चल रहा है, तो हम लोग क्या है, उन विवादों को निपटाने में सक्षम, हमें किसी का सहारा लेना नहीं होगा। तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च है, यही आपका कहलाता है क्या, संप्रभु। तो संप्रभु का मतलब आपके लिए समझ में आ गया हो गया कि भारत अब किसी पर भी डिपेंड नहीं है, अपने मैटर्स अपने आप से सुलझा सकता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक शब्द दे रखा है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च है, बाह्य मामलों में सर्वोच्च है। भारत से ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो इस मैटर को क्या है, निपटाए। हम लोग क्या है, अपने आप से अपने मैटर्स के लिए निपटा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग बात करें, इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, आपके लिए ध्यान रखना है कि मिनी संविधान संशोधन किसके लिए कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि मिनी संविधान संशोधन आपका कौन सा कहलाता है, तो आप लोगों के लिए पता होगा कि अगर मिनी संविधान संशोधन की बात करें तो आपके लिए पता होगा सबसे ज्यादा जो संविधान में संशोधन है वो आपके कौन से नंबर के तहत ऐड किए गए। तो आप लोग कहेंगे कि जो 42वें नंबर का संविधान संशोधन है, जो आपका 42वें नंबर का संविधान संशोधन था, इसमें बहुत सारी चीजों के लिए जोड़ा गया है। तो इसी के लिए क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है, मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि 42वां संविधान जो संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका कब होगा, 1976 ईस्वी में, इसके लिए क्या बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है मिनी संविधान संशोधन। क्या हम लोगों ने प्रस्तावना में आज तक कोई संशोधन किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रस्तावना में आज तक हम लोगों ने कितनी बार संशोधन किया है, एक बार संशोधन किया है, 2 बार संशोधन किया है, 3 बार संशोधन किया है, या आज तक हमने प्रस्तावना में कभी संविधान में संशोधन नहीं करा है। तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो आप लोग कहेंगे 42वें नंबर का था। इसीलिए हम लोगों ने किसके लिए जाना है, 42वें संविधान संशोधन के लिए। तो आखिर हम लोगों ने जब संविधान में संशोधन करा, 42वें नंबर का संविधान में संशोधन करा, तो हम लोगों ने किन शब्दों के लिए जोड़ा है प्रस्तावना में, तो आपके लिए ध्यान रखना है, प्रस्तावना में आपके 3 शब्द जोड़े गए, तीनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में उनके अर्थ से लेकर आपसे प्रश्न पूछेगा। एक तो आपका समाजवादी है, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष होगा, और तीसरा आपका अखंडता होगा। आपसे पूछा जाएगा समाजवाद मतलब सोशलिज्म का अर्थ क्या होता है, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है, इसके अलावा आपसे पूछेगा अखंडता शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए, तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही संशोधन हुआ है। पूछा जाए आपसे कि प्रस्तावना में अभी तक केवल कितनी बार, एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और वो आपका कब हुआ है,
42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, जब हम लोगों ने प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया है, प्रस्तावना के संविधान में संशोधन किया है 42वें नंबर का, तो प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े हैं? तो आपके लिए ध्यान रखना है, ये जब आपका संविधान संशोधन होगा तो प्रस्तावना में हम लोग 3 शब्दों के लिए ऐड करेंगे, 3 शब्दों के लिए जोड़ा जाएगा। और ये जो 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं ये कौन कौन से हैं? तो आपके लिए ध्यान रखना है, पहला तो आपका होगा समाजवादी। प्रस्तावना जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां पे दे रखा था कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो आपका क्या है? समाजवादी। इसके अलावा आपके क्या हो गए? पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है आपका अलग होना। इसके अलावा अखंडता, इसके अलावा अखंडता, इन 3 शब्दों के लिए जोड़ा गया है। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? हम भारत के लोग, मतलब भारतीय संविधान के लिए जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त हो रही है? भारत के लोगों से, क्योंकि जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। भारत के अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर संविधान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। संप्रभु का मतलब क्या है? कि हम लोग अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में क्या है? फ्री हैं, हम लोग के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। मिनी संविधान संशोधन किसके लिए बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के लिए। प्रस्तावना में आज तक कितने संविधान संशोधन हुए? 1 हुए। कौन से नंबर का? 42वें नंबर का 1976 में। इसमें हम लोगों ने कितने शब्दों के लिए जोड़ा? 3 शब्दों के लिए जोड़ा। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समाजवादी का मतलब क्या होता है? आपसे क्या पूछेगा? समाजवादी का मतलब क्या होता है? आपसे पूछेगा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आपसे पूछेगा अखंडता का मतलब क्या होता है? समाजवादी। इसके अलावा आपसे पूछेगा पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? इसके अलावा आपसे पूछेगा अखंडता का अर्थ क्या है? अखंडता का अर्थ आपका क्या होता है? अब इनके आप लोग मतलब समझिए। भारत में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था के लिए ग्रहण किया हुआ है, तो आप लोग कहेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो संसाधन हो गए, अगर हम लोग कोई बात करें किसकी? संसाधन की बात करें तो संसाधन और इसके जो वितरण है दोनों पर क्या है? दोनों क्षेत्र का अधिकार रहता है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट वाले क्षेत्र का है और सरकार का भी क्या है? अधिकार रहता है। तो यही आपके समाजवादी का अर्थ होता है। समाजवादी का अर्थ है कि आपके जो संसाधन है और इनका जो वितरण है इनकी जिम्मेदारी दोनों के लिए दी गई है। सरकार मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों पे भी है और प्राइवेट मतलब क्या है? निजी क्षेत्रों के लिए भी दी गई है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? समाजवादी हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, हालांकि संविधान में कहीं भी प्रस्तावना के अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भारत है, भारत राष्ट्र का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो धर्म मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। जैसे हम लोग हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या है? हिंदू धर्म के लिए फॉलो करता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ईसाई धर्म के लिए फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म के लिए फॉलो करते हैं। तो आप लोग कोई भी धर्म मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा जो राष्ट्र है उसका धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है या सिख धर्म है या बौद्ध धर्म? नहीं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म को क्या है? मान सकते हैं। यही आपका किसका है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है। आगे आपसे बात की जाए अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंडता का मतलब होता है कि ऐसी कोई सी ताकत नहीं है जो भारत को भौगोलिक क्षेत्र से क्या है? अलग कर सके, टुकड़ों के रूप में क्या है? अलग कर सके। कि कोई सी ताकत आए वो कहे कि हम उत्तर प्रदेश के लिए क्या है? अलग देश का दर्जा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या है? अलग देश का दर्जा दे रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। भारत के और छोटे टुकड़े नहीं करे जा सकते, भारत के लिए टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए कौन बताता है? अखंडता शब्द बताता है। और यहाँ के जो व्यक्ति उनमें क्या है? एकता है। एकता का मतलब यूनिटी है। मनोभाव के आधार पे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उनमें क्या है? यूनिटी की भावना हमें क्या है? विकसित करनी है। तो आप लोग कहेंगे कि समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का अगर मतलब पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे कि समाजवादी का मतलब होता है कि जो आपके संसाधन हो गए, आपके जो संसाधन हो गए और उनके वितरण की अगर बात करें, संसाधन और उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन उनका किस प्रकार से करना है? वितरण, इस पर आपका दोनों क्षेत्रों का अधिकार होगा। ठीक है, इस पर आपके दोनों क्षेत्रों का अधिकार होगा। दोनों आप तो के एक तो कौन सा हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब क्या है? सरकार के स्वामित्व में भी रहेंगी ये चीजें, और इसके अलावा आपकी निजी, निजी का मतलब हो गया प्राइवेट क्षेत्रों के रूप में भी इनका
स्वामित्व रहेगा। अब ऐसा कोई थोड़ा ना है कि मान लो जो फ्लाइटें हैं आपकी चलती हैं, तो आपने देखा होगा कुछ सरकारी फ्लाइटें हैं, इसके अलावा प्राइवेट भी चलती हैं, तो दोनों के लिए क्या है, अधिकार दिए गए हैं, दोनों लोग क्या है अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो सरकार और इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र, इनकी अगर जब मिली जुली सरकार चलेगी तो इसी के लिए क्या बोला जाएगा, समाजवादी बोला जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, गरीबी हो गई, बेरोजगारी को इन सभी के लिए हटाना है और सभी का जो आर्थिक स्तर है उसके लिए थोड़ा क्या करना है, ऊंचा उठाना है। आगे आपके पास में क्या लिखा हुआ है, पंथनिरपेक्ष। तो पंथनिरपेक्ष का मतलब अभी हम लोगों ने जाना है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म के लिए मान सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक जो हैं आपके, वो किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। वो लोग क्या है, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। आगे आपसे बात की जाए अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है कि किसी भी भौगोलिक दृष्टिकोण से, ठीक है, किसी भी क्या है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दृष्टिकोण से जो भारत है इसके टुकड़े क्या हैं, असंभव है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत के टुकड़ों के लिए क्या है, कर सके। भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यही आपका किसका मतलब हो जाएगा, अखंडता का मतलब हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग संप्रभु का अर्थ समझ चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी का अर्थ समझ चुके हैं, इसके अलावा आप लोगों ने पंथनिरपेक्ष जाना है, अखंडता जाना है। इसके बाद में आगे जो शब्द है वो आपका आता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो शब्द है वो आपका आता है गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपके लिए जान लेना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम होगा आपका लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपका जो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसका मतलब आपका क्या होता है, तो आपके लिए समझना है। अगर हम लोग भारत के प्रथम नागरिक की बात करें तो आपके लिए पता होगा भारत का जो प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति हैं वो भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, भारत का पहला नागरिक भी आपका राष्ट्रपति माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति बनना है वो वंशानुगत नहीं बनना है, वंश के आधार पर नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, आपके पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके बाद में देखा आपने कि दूसरे नंबर के जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनना है। इसके बाद में तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बनना है। इसका मतलब राष्ट्रपति वो वंश के आधार पर नहीं बनना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, इनके खानदान में से अगला व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति बना दिया गया, फिर उनके खानदान में से, मतलब वंश के आधार पर एक ही परिवार में से राष्ट्रपतियों का चयन हो रहा है, ऐसा भारत में अब संभव नहीं है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो शासन है वो वंश के आधार पर नहीं चलेगा, योग्यता के आधार पर चलेगी, जिसके लिए जनता चाहेगी। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता अपने द्वारा किसी शासक के लिए नियुक्त करेगी और वही क्या है, शासन चलाएगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया है, और द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी और उसके द्वारा, उनके द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा, जो शासन है वो वंश के आधार पर ना हो, शासन वंशानुगत ना हो। और इसका सीधा सा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति जो भारत में चुने जाते हैं वो आपके किसके आधार पर चुने जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि वंश के आधार पे नहीं चुने जाते। तो ये आपका अर्थ हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य का। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रस्तावना में हमारे कुछ और शब्द दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी बात इकट्ठी कर रहे हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय वर्णित हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग कहेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और आपके राजनीतिक न्याय। ये आपके क्या है, क्रम से बने हुए हैं। और इनसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश के संविधान से इसके लिए हम लोगों ने एक्सेप्ट कराया, तो आप लोग कहेंगे कि रूस से ये क्या है, प्रेरित है। इनके लिए हम लोगों ने कहां से उठाया है, रूस के संविधान से उठाया है। तो आपके ये न्याय कौन कौन से हो गए, तो आप लोग कहेंगे पहला आपका हो गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब आपका हो गया सोशल जस्टिस। किसी के साथ में भारत में समाज में जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। सभी व्यक्ति भारत के नागरिक क्या है, एक समान है, किसी के साथ में क्या है, सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए न्याय की समता दी गई है। आगे आपसे बात की जाएगी आर्थिक न्याय।
आर्थिक न्याय का मतलब आपका होता है कि जो भी आपके संसाधन है इनका जो वितरण है वो समान रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो कोई अमीर व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है, उसके लिए सारे के सारे संसाधन मुहैया करा दिए गए, बाकी जो गरीब व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब रहा उसके लिए संसाधन मुहैया नहीं कराए गए। नहीं, संसाधनों का जो वितरण है वो क्या है, समान रूप से होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए समान रूप से वो आपके वितरित किए जाएंगे। गरीबों के लिए और जो स्तर है वो आपका क्या है, ऊंचा उठाना है। तो आर्थिक न्याय की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। इसके अलावा आपका तीसरा जो न्याय है वो आपका होगा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक अगर न्याय की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि राजनीतिक न्याय का मतलब होता है, आपने देखा होगा गांव की अगर हम लोग बात करें या फिर लोकसभा की अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो चुनाव है, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है किसी व्यक्ति के लिए तो व्यक्ति की जो आयु है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई सभी व्यक्ति, आप लोगों में से भी कोई व्यक्ति क्या अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो सभी के लिए राजनीतिक क्या है, स्वतंत्रता है, आप भी जा सकते हैं। अगर 25 वर्ष की उम्र है, भारत की आप नागरिकता, तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के लिए राजनीति में भी क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। राजनीति के मामले में भी हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है आपके वोट का मूल्य कुछ अलग है और अंबानी का लड़का उसके वोट का वैल्यू कुछ अलग होगी, नहीं। आप भारत के नागरिक हैं, वो भारत का नागरिक है, दोनों के वोट की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी हो जाएगी, बराबर। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि राजनीतिक न्याय। तो आप लोग कहेंगे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें आपके कितने प्रकार के न्याय दे रखे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि जो न्याय है वो आपके 3 प्रकार के दे रखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपके राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक न्याय का मतलब आपका हो जाएगा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि जो आपके संसाधन है इनके लिए क्या है, गरीब हो गए चाहे अमीर हो गए, सभी में क्या है, समान रूप से वितरित करनी है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीति में भी क्या है, समानता प्रकट की जाएगी। आगे हम लोग बात करें स्वतंत्रता, लिबर्टी की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आपके लिए पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और ये आपकी 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आपकी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ये आपके लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आपकी जो स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आपकी किस क्रांति से प्रेरित है, तो ये आपकी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। और ये आपकी 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनके मैं आपके लिए नाम लिख दे रहा हूं कि ये आपकी कौन सी हैं। इनका क्रम भी आपके लिए पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका होगा विचार। विचार का मतलब आपका थॉट है। आप सभी लोग क्या हैं, आप सभी के मन में विचार आते हैं, मेरे मन में भी विचार आते हैं, तो विचार आना हमारी क्या है, एक स्वतंत्रता है। आप सभी क्या है, स्वतंत्र हैं, आपके मन में जैसे भी विचार हैं आप सभी के मन में आ सकते हैं। विचार आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर वो राष्ट्र के लिए घातक ना है, हानिकारक ना है, तो आप लोग उनकी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे तो आप लिखकर उनके लिए बता सकते हैं, चाहे तो आप उनके लिए क्या है, बोलकर बता सकते हैं। तो पहली जो स्वतंत्रता है वो आपकी विचार हो गई। दूसरी अगर स्वतंत्रता की बात करें तो ये आपकी अभिव्यक्ति हो गई कि हमारे अंदर जो विचार है हम उनके लिए क्या है, अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। इसके अलावा तीसरा आपका होगा विश्वास। आप लोग किसी पर भी क्या है, विश्वास कर सकते हैं। आप लोग क्या है, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। कोई से भगवान है, आप लोग उन पर भी क्या है, विश्वास कर सकते हैं। जिस पे भी आपके लिए ट्रस्ट करना है आप लोग बिलीव कर सकते हैं। आप बिलीव करने के लिए एकदम क्या है, स्वतंत्र हैं। और आप लोगों ने जब विश्वास कर लिया इसका मतलब आपका ये हुआ कि आप लोग क्या है, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आप लोग क्या है, धर्म की भी आपके लिए स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब आप लोग कहेंगे कि आपका क्या हो गया, धर्म हो गया। और धर्म की अगर आपके लिए स्वतंत्रता मिल गई तो आप लोग उसकी पूजा करने लगेंगे, यही आपकी क्या हो जाएगी, उपासना। आप लोग इसकी क्या है, अब आप लोग पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो यही आपका कहलाएगा उपासना। तो आप लोग कहेंगे कि हमारे जो प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपके मन में विचार आया तो आप लोग उसके लिए उजागर कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर दिया। अभिव्यक्ति जब आप करने लगे तो आप लोग उस पर क्या बिलीव करने लगे, मतलब विश्वास हो गया आपके लिए। विश्वास जब हो गया तो आप लोग उसके लिए धर्म के रूप में मान लगे, और धर्म के रूप में जब मानने लगे तो आप लोग उसकी वर्शिप करेंगे, मतलब पूजा करेंगे, तो यही आपका क्या हो गया, उपासना। तो ये आपकी 5 प्रकार की क्या हो गई, स्वतंत्रता। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रस्तावना में ऐसे कौन कौन से शब्द थे जिनके आप लोगों के लिए अर्थ पता होने चाहिए थे। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के संविधान की जो उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब आपकी जो प्रस्तावना है इसमें आपके शब्द आ रहे हैं। कौन कौन से शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, तो अगर हम लोग शब्दों की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से आप लोग समझ गए कि भारत के संविधान को जो शक्ति है वो कहां से मिल रही है, भारत के लोगों से मिल रही है। जो इनका केंद्र बिंदु है वो भारत के लोग हैं।
आगे आपसे कह रहा है भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, स्वतंत्र है, किसी से भी इसके लिए सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी का मतलब आप लोग समझ गए एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था। पंथ निरपेक्ष का मतलब आप लोग समझ गए कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो लोग धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, यहाँ की जो जनता है वो अपना शासक अगर किसी के लिए नियुक्त करना चाहे तो वो अपने आप से क्या है, नियुक्त करेगी। शासन की जो बागडोर है वो आपकी वंश के आधार पर नहीं चलेगी। बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को हम कितने प्रकार के न्याय दे रहे हैं, 3 प्रकार के न्याय दे रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है जाति धर्म के आधार पे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, आपका इकोनॉमी के जो साधन है वो सभी में क्या है, समान रूप से वितरित किए जाएंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीति में सभी के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। विचार, आपके मन में विचार आ रहे हैं, स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की। आपके मन में क्या है, विचार आया। जब विचार आया तो आप लोग उसके लिए अभिव्यक्त करना चाहेंगे, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या है, अभिव्यक्त कर दिया। अभिव्यक्त जब आपने कर दिया तो आपको किसी पर क्या है, विश्वास हो गया। भाई आपके लिए क्या हो गया, विश्वास। विश्वास जब हो जाएगा तो आप उसके लिए क्या मानने लगेंगे, धर्म। और धर्म अगर आपने माना फिर आप लोग उसकी पूजा करेंगे, और पूजा के लिए वर्शिप के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उपासना बोलते हैं। तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है। प्रतिष्ठा, आप लोग ने देखा होगा कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी के व्यक्ति के लिए क्या है, अवसर की समानता दी गई है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकलता है तो वो केवल क्या है, केवल जनरल कैटेगरी के लिए दे दिया गया या फिर ओबीसी के लिए, या फिर ऐसे नहीं। भारतीय अगर हम लोग संविधान की बात करें तो इसमें जितने भी नागरिक हैं, हम भारत के जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप लोग जाइए और आप लोग क्या है, सभी में क्या है, योग्य माने जाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ कैटेगरी वाइज रहता है, वो रिजर्वेशन की व्यवस्था हालांकि अलग है, लेकिन क्या है, नौकरियों में अवसर सभी के लिए क्या है, एक समान रहते हैं। आगे बात करें उन सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्या है, गरिमा होगी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्या है, गरिमा मतलब डिग्निटी होगी। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत के क्या है, टुकड़े कर सके। एकता का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपस में क्या है, यूनिटी, भाई बंधुत्व के रूप में, भाईचारे के रूप में क्या है, बंधे हुए होंगे। तो बंधुता बढ़ाने के लिए, तो बंधुता के रूप में हम लोग इसके लिए क्या है, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, ये जो आपका संविधान है इसके लिए हम लोगों ने कब अंगीकृत कराया, तो आप लोग कहेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान के लिए अंगीकृत कराए। इसीलिए जो आपकी संविधान सभा है, इसीलिए हम लोग क्या है, संविधान सभा को जब अंगीकृत किया जाएगा तो 26 नवंबर के लिए हम लोग विधि मतलब कानून दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके लिए संवत में भी दे रखा है कि संवत 2006 विक्रमी। आपके लिए पता होगा कि अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करें, आप लोगों से अगर बात की जाए कि विक्रम संवत आपकी कब चलाई गई है, तो आप लोग कहेंगे कि जो विक्रम संवत है वो आपकी चलाई गई थी 57 ईसा पूर्व में। तो 57 ईसा पूर्व में आपकी क्या है, विक्रम संवत चलाई गई है। हमें क्या है, इसका वर्ष निकालना है। तो हम लोग क्या है, 1949 में हम लोग, अगर आपसे बात की जाए कि आपका जो संविधान है इसके लिए कब अंगीकृत किया गया है, 1949 में, इसके लिए हम लोग विक्रम संवत के रूप में निकालना चाहें तो इसमें हम लोग कितने वर्षों के लिए ऐड कर दे, 57 के लिए। और 57 के लिए जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2006। तो विक्रम संवत में ये जो आपकी तारीख है वो कितनी आ जाएगी, 2006 विक्रमी। तो आप लोग कहेंगे कि विक्रम संवत में इसके लिए क्या बोला जाएगा, 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित इसके लिए हम लोग करते हैं। तो ये हमारे संविधान की क्या हो गई, आप लोग कहेंगे कि ये हमारे संविधान की क्या हो गई, प्रस्तावना। तो इसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनके जो अर्थ हैं वो आपके लिए समझ में आ चुके होंगे। आगे हम लोग कुछ फैक्टों की बात और कर रहे हैं, ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट है वो आपके लिए क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले ऐसा कौन सा आपका केस आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये आपका जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा फिर ऐसा कौन सा केस आया है जिसमें बताया जाएगा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो केस है वो आएगा बेरूबारी यूनियन केस, जो कि आपका वर्ष 1960 में आएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या है हम लोग कभी डिटेल्स में इन सभी केसों के लिए पढ़ेंगे। केशव आनंद भारती जो केस है वो आपका 1973 में आएगा। ये क्या है, इनके सभी के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनमें जानने का इनके लिए प्रयास करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले आपका जो केस है वो कौन सा आया है, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस ये आपका कब आएगा, 1960। और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो प्रस्तावना है, जो आपकी क्या है प्रस्तावना, वो आपके संविधान का हिस्सा नहीं है।
प्रस्तावना जो आपकी है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये आपके लिए कौन बताएगा? तो आप लोग कहेंगे कि ये बताएगा बेरूवारी यूनियन केस। तो आपके लिए यही ध्यान रखना है कि बेरूवारी जो यूनियन केस है वो 1960 में आएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें कहेगा कि जो आपकी प्रस्तावना है, जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का मूल भाग नहीं है। लेकिन इसके बाद में आपका एक केस आएगा जिसके लिए बोला जाएगा केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जजों की क्या है पीठ हिस्सा लेगी। 7 इसमें क्या है 7 तो इसमें क्या है संविधान के मूल ढांचे की ओर बात करेंगे, 7 इसके क्या है अपोजिट में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा कि जो आपका केशवानंद भारती वाद है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल केस। ठीक है, ये आपका कब आएगा? 1973। और इसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका डिसीजन देगा कि जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की आपकी प्रस्तावना है, ये वास्तव में संविधान का क्या है? भाग है, संविधान का भाग है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि हम लोग के लिए प्रस्तावना से रिलेटेड 2 फैक्ट और ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले ऐसा कौन सा केस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल भाग नहीं है। तो आप लोग कहेंगे बेरूवारी यूनियन केस। ये आपका कब आएगा? 1960 में। तो केशवानंद भारती आपका केस आएगा 1973 में, जिसमें बताया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में हम लोग संशोधन इस प्रकार से करेंगे कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना होता हो। तो आखिर ये मूल ढांचा क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया समय आने पर हम लोग क्या है समय समय पर डिसाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपके लिए कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा है या फिर नहीं है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न और आएगा कि आखिर ये केशवानंद भारती थे कौन? तो आपके लिए ध्यान रखना है केरल राज्य में जो आपका धार्मिक है, तो धर्म की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए पता होगा शंकराचार्य, इनके जो शिष्य रहा करते थे, तो उन्हीं में से एक जो शिष्य हैं इनके वो मतलब आगे चल के जब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुरुओं के रूप में क्या है शासन की बागडोर संभालते चला जाएगी मठों में, तो उन्हीं में से आपके मठ की एक आपके जो संत हैं वो आएंगे जिनका नाम क्या होगा? केशवानंद भारती। वो शंकराचार्य आपके कहलाते थे, तो केशवानंद भारती आएंगे। उसके बाद में 1951 में एक विवाद आता है जिसमें बताया जाएगा कि सरकार क्या कर रहा है? भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। बहुत सारी जो भूमि है वो क्या कर रही है? भूमि जो मंदिर हो गए, आपके मस्जिद हो गए, इनके पास में जितनी भूमि है इन लोगों से ली जा रही है, मंदिर वाली संस्थाओं से, और जो गरीब हैं भूमिहार है इनके पास में क्या है? बांट दी जा रही है। तो इसी को लेकर क्या है केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनल में सुप्रीम कोर्ट क्या है 1973 में आपके लिए निर्णय देगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो आपके संविधान का भाग है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना होगी, मौलिक अधिकार होगा, इनमें जो संसद है वो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन इस प्रकार से करेगी कि मूल ढांचा में संविधान के कोई परिवर्तन ना होता हो। फिर मूल ढांचा क्या है उसने कह दिया कि समय समय आते हम लोग बताते चले जाएंगे कि आप लोग संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में ये पावर है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए क्या है? विफल कर देगी। तो आज की जो संविधान की प्रस्तावना है ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए समझ में आ चुकी होगी। तो जो प्रस्तावना वाला टॉपिक था इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है मुझे यकीन है कि आप लोग प्रस्तावना के प्रश्न के लिए आसानी से कर पाएंगे। तो अब हमारा जो समय है वो फास्ट टैग रिवीजन का है। एक बार हम लोग क्या है फास्ट टैग इसका रिवीजन करते हैं। एक एक पेज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, भारत के संविधान की उद्देश्य का है प्रस्तावना, आप लोग इसके लिए पढ़ चुके होंगे आराम से। अब इसमें जो शब्द है इनके लिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपकी कब आई है? तो आप लोग कहेंगे कि प्रस्तावना इसका जो विकास है वो किससे हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव को आपको कौन लेकर आएंगे? तो आप लोग कहेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लेकर आया जाता है। लेकर जब आया जाएगा तो 22 जनवरी 1947 के लिए इसके लिए संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि इसकी जो भाषा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के बारे में लोगों ने क्या कहा है? तो जो आपके के.एम. मुंशी है इन्होंने संविधान की जन्म पत्री या फिर राजनीतिक पत्री इसके लिए कहा है? भारत की संविधान की प्रस्तावना के लिए कहा है। और आपके जो ठाकुर भार्गव दास है इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा, जबकि संविधान की मूल आत्मा, संविधान के जो मूल आत्मा है वो आपके आर्टिकल 32 के लिए कही जाती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वो किसके द्वारा कहा गया? तो आप लोग कहेंगे वो आपका कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान को शक्ति देने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? भारत की जनता, मतलब हम भारत के नागरिक भारतीय संविधान को क्या है? शक्ति प्रदान कर रहे हैं। संप्रभु का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें आपका एक शब्द आ रहा है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के स्वतंत्र, किसी पे भी कोई जोर जवाब नहीं है। भारत क्या है अपने इंटरनल और जो आपके एक्सटर्नल मैटर इनके लिए स्वयं ही सुलझा लेगा। मिनी संविधान संशोधन किसके लिए बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन के तहत शब्दों के लिए क्या है? जोड़ा गया है।
इसमें आपके लिए ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक हम लोगों ने कितने संशोधन किए, तो प्रस्तावना में अभी तक एक संशोधन हुआ है। वो कौन से नंबर का था आपका, 42वें नंबर का, कब किया गया था, 1976 में। तो इसमें हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों के लिए जोड़ा है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी का मतलब क्या होता है, तो समाजवादी का मतलब आप लोग समझ लें एक प्रकार की क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें आपके संसाधन और इनका जो वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका करना है, उस पर निजी और सार्वजनिक, प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों का क्या है, स्वामित्व रहता है। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अखंडता का मतलब है कि ऐसी कोई सी ताकत नहीं बनी जो भारत के क्या है, टुकड़े कर सके, भारत के लिए और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या विभाजित कर सके। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है यहाँ का जो शासक है उसके लिए जनता नियुक्त करेगी, ना कि वो वंश के आधार पर चुना जाएगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप लोग कहेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और ये आपके यहाँ से रसिया से आपके लिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से न्याय आपके, पहला सामाजिक न्याय हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इसके अलावा आपका दूसरा कौन सा हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, इसके अलावा तीसरा आपका क्या है, राजनीतिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय का मतलब किसी के साथ में भेदभाव नहीं करा जाएगा, भेदभाव के रूप में क्या है, व्यक्ति के लिए न्याय की समता दी गई। इसके अलावा आर्थिक न्याय का मतलब आपका ये हुआ कि जो भी आपके संसाधन इन पे, गरीब हो गए, अमीर हो गए, सभी का क्या एक जैसा अधिकार रहेगा। राजनीतिक न्याय का मतलब आपका यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी के लिए क्या समानता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता की बात करेगा, लिबर्टी की बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जो कि आपकी फ्रांस की क्रांति से क्या है, प्रेरित है। ये आपकी क्या है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और आपके उपासना है। सबसे पहले किस केस में कहा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आपका बेरोवारी केस, ये आपका कब आएगा, 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर कब कहा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये आएगा 1973 में। कौन सा केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में आपका संविधान, प्रस्तावना में क्या है, जो संशोधन है वो आपका हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए कि जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आज की जो मित्रों क्लास है इसके लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ कक्षा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके लिए क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने मित्रों के साथ कक्षा के लिए शेयर जरूर करें।